आइए सुनते हैं जयश्री रॉय जी की कहानी काली कलूटी। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसने अपने कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए थे। छोटे से बाथरूम में ठीक से खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। एक कोने को घेरकर बड़ा चहबच्चा था और दीवार पर कुछ कीलें गड़ी थीं। ऊपर एक छोटा रोशनदान था जिस पर साबुन, तेल, दंतमंजन जैसी चीज़ें रखी रहती थीं। उसके पीछे घर की चार दीवारी के पार एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जिस पर दिन भर कौवे बोलते थे। बाथरूम में दाखिल होते समय उसे शैम्पू के साथ साबुन की बट्टी थमाते हुए बड़ी भाभी ने विनोदपूर्ण अंदाज में उससे कहा था, खूब रगड़कर नहाना लाडो, फिर देखना तुम भी फिल्म तारिकाओं की तरह फेयर एंड लवली हो जाओगी। कहते हुए यथासंभव गंभीर रहने के बावजूद उनकी आंखों में गहरा व्यंग्य छलक आया था। आंगन में कुएं के जगत पर बैठकर बर्तन मांजती हुई मेहरी मुंह दबाकर अपनी हंसी रोकने का प्रयत्न करती रही थी। वो देखने में सुंदर नहीं है, उसका रंग गहरा सांवला है, इस कारण अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। उम्र 30 पार कर रही है। पूरा घर उसकी शादी ना हो पाने की वजह से परेशान है। अब तक न जाने कितने रिश्ते आए और टूट गए। किसी को उसका रूप पसंद नहीं आता तो किसी को उसका रंग। पढ़ाई लिखाई में भी वो हमेशा से साधारण ही रही थी। किसी तरह पास क्लास में बीए करने के बाद स्थानीय कचहरी में उसे टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई थी। यही गनीमत है। इस नौकरी की वजह से भैया भाभी का रवैया उसके प्रति कुछ ठीक हो चला है, वरना वो तो उससे कटे कटे ही फिरते थे। उन सब के बीच में माँ थी, अपनी मजबूरियों की सलीब में लटकी हुई। एक तरफ उनकी वयस्क विवाह योग्य बेटी थी तो दूसरी ओर उनकी बहू और बेटा, जिनका मन रखकर चलना अब उनकी व्यवहारिकता का नहीं विवशता का भी सवाल था। अपनी अन्य दो बेटियों का विवाह करके अब वो रात दिन अपनी छोटी बेटी के विवाह को लेकर परेशान रहा करती थी। आज सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल रही थी, बड़े भैया ने ये कहकर रोक दिया था कि आज लड़के वाले उसे देखने आएंगे। उन्होंने शायद अपने आने की सूचना अचानक ही दी थी। घर में एकदम से हड़बड़ी मच गई थी। भैया बाजार से खाने पीने का सामान ले आए थे। माँ ने जल्दी जल्दी दरवाजे खिड़कियों पर धुले हुए पर्दे डालकर मेज़ पर फुलकारी वाला सफ़ेद मेज़पोश बिछा दिया था। उसके द्वारा सिले गए तकिया के गिलाफ, चादर, मेज़पोश आदि भी निकाल कर बैठक में नुमाइश के लिए करीने से सजा दिए गए थे। बड़ी भाभी ने बड़े बेमन से अपनी लाल बॉर्डर वाली तसर सिल्क की साड़ी और मोतियों का सेट निकाल के दिया था। कटाक्ष करने से भी नहीं चूकी थी। इस बार अगर ऊपर वाले की कृपा से तुम्हारी शादी पक्की हो गई तो तुमसे गिन गिन कर 10 ड्राई क्लीन के पैसे लूँगी ननद जी। फिर मैरी की तरफ मुड़कर हल्के से अपनी बाईं आंख दबाई थी। इसे देखने दिखाने के चक्कर में तो अब तक न जाने मेरी कितनी साड़ियों का सत्यानाश हो चुका है। भैया ने उन्हें घूर कर देखा था और वो अपनी हंसी दबाती हुई दूसरे कमरे में चली गई थी। माँ ने उसकी बात न सुनने का एक बार फिर अभिनय किया था। इसी तरह वो अपनी बेटी के अपमान और बहू के खूब भाजन बनने से स्वयं को बचाए रखती। सब कुछ सुन समझकर भी अनजान बनी अपने नाखून तराशती रही थी वो। बीते कई वर्षों में वो अपने अंदर एकदम भोंथरा कुंद हो आई है। अब हर बात पर उसे दुख नहीं होता। एक तरह से उन्हें इसकी आदत सी पड़ गई है। उसके हाथ पांव सूखे और असुंदर हैं। गांठ पड़ी उंगलियों पर त्वचा ढीली और झुर्रियोंदार है। पाँव की उंगलियां भी मोटी और ऊपर की तरफ से एक अनुपात में छटी हुई हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। किसी तरह नाखून को गोलाई में काट कर उन पर हल्के मोतिया रंग की नेल पॉलिश की लीपा पोती कर दी गई थी। माँ ने बेसन मलाई का लेप तैयार कर सुबह ही उसके चेहरे पर लगा दिया था। वो बिना कुछ कहे सबका कहा किए जा रही थी। माँ को कभी कभी अपनी बेटी की इस चुप्पी से बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है उनकी बेटी के अंदर कभी बहने वाली जीवन की उजली नदी धीरे धीरे मरती जा रही है। वो उन्हीं के सामने चुपचाप उसर होती जा रही है। कितनी जीवंत प्रांजल हुआ करती थी कभी। हंसी में किसी अल्लड़ नदी का सा किल्लोल हुआ करता था। गहरी सांस लेकर वो आकाश की तरफ देखती है। ईश्वर ने उसे कैसा उजला मन दिया है, मगर कोई उसे देखना नहीं चाहता। सबको रूप चाहिए, गोरा रंग चाहिए। अपनी बेटी को तिल तिल कर घुटते मरते हुए देखने के लिए वो विवश भी हैं और अभिशप्त भी। उसके सूने क्लांत चेहरे की तरफ देखकर वो एकांत में अपनी आंखें पोंछती हैं और भगवान के उद्देश्य में हाथ जोड़ती हैं। मलाई बेसन का उट्टन लगाकर भी उसके रूखे चेहरे पर कोई निखार नहीं आता, बल्कि चेहरा और ज़्यादा पीला और त्वचा रुक्ष लगने लगती है। न जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका नाम लावण्य रख दिया था। ये एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई थी उसके साथ। लोग उसका नाम सुनते ही कौतुक से मुस्कुराते हैं। लावण्य? अच्छा। बांझ धरती पर कभी फूल नहीं खिलते। आईने में अपने चेहरे की तरफ देखकर उसे बहुत ही पहले पढ़ी किसी कविता की ये पंक्ति याद आती है
और वो अपना मुंह फेर लेती है। सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखने से भी वो कतराती है। बड़ी भाभी कामकाज के बीच उसे बहुत हिकारत से देख रही थी। वो स्वयं बहुत खूबसूरत है, गोरी और सुडौल। 2 बच्चों के जन्म के बाद शरीर और भी भरकर खिलाया है। सोने के आभूषण उनके शरीर पर झलमलाते हैं। गहरे चटकीले रंग की साड़ियाँ और मांग भर सिंदूर में सूरजमुखी की तरह दर्प और गुमान से दपदपाती फिरती हैं। भैया पूरी तरह उनके वश में हैं। ऊपर से उनका मायका भी संपन्न है। अपने साथ घर भर कर दहेज लाई हैं। सभी पर उनका रौब जमा हुआ है। उनके भव्य व्यक्तित्व के सामने लावण्य का पहले से ही दबा ढका स्वभाव और भी दयनीय होकर आ गया है। भाभी भी उसे उसकी तुच्छता, हीनता का बोध कराने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देती। उनके रात दिन के ताने, उलाहने और हृदयहीन कटाक्ष से लावण्य के अंदर का रहा सहा आत्मविश्वास भी एक तरह से समाप्त हो गया था। वो किसी योग्य नहीं, उसे कभी कोई नहीं अपनाएगा। अक्सर वो बाथरूम में नहाते हुए रोती है, इतना धीरे कि कोई सुन न सके, मुझे भी प्यार चाहिए, अपना घर परिवार चाहिए। वो जहाँ भी जाती है उसका अभी तक विवाह ना हो पाना ही मुख्य मुद्दा बना रहता है। पहले पहले इसके जवाब में जो बहाने गढ़े जाते थे वो अब उसे स्वयं ही हास्यास्पद प्रतीत होने लगे हैं। इसीलिए अब वो अधिकतर सामाजिक धार्मिक कार्यों में जैसे शादी, मुंडन, जनेऊ आदि में जाने से कतराती है। उसके साथ की लड़कियां अब तक एक एक कर ब्याही जा चुकी हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही वो अक्सर गर्भवती होकर अपने मायके लौट आती थीं। उनके निखरे चेहरे, सुहाग रात की कहानियाँ, गर्व, तुष्टि से आप्लावित रूप, इन बातों से एक तरह से उसे वितृष्णा हो गई है। उसे लगता है मानो सब जानबूझकर उसका दिल दुखाने के लिए ही अपने सौभाग्य और भरी पूरी गृहस्थी की कहानी उसके सामने सुनाते रहते हैं। अपने सुख की ढेर सारी बातें बताकर वो चेहरे पर सुहानुभूति के कृत्रिम भाव ओढ़कर उससे पूछते हैं, और तेरा कुछ हुआ? जो जग जाहिर है उसका जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझती थी। चुपचाप उठकर वहाँ से चली आती थी। उसे लगता था उसे देखते ही यकायक लोग चुप हो जाते हैं या उसके पीछे कानाफूसियाँ तेज़ हो जाती हैं। सभी से किनारा करते करते आज वो प्राय निसंग हो आई है। दफ्तर में अपना काम से काम रखती है और घर में फुर्सत के क्षणों में अपने में डूबी अकेली पड़ी रहती है। शामें उसकी अधिकतर छत के एकांत में खड़ी खड़ी कट जाती हैं। अफनैल की उल्टी पुल्टी चलती हवा में सहजन के फूल झरते रहते हैं। धूल डैम के शांत बंधे हुए पानी में पूरा आकाश तैरता रहता है। वो मौसम की करवटें देखती है, धरती का हर पल बदलता रूप भी। बस एक वो ही है जो वहीं की वहीं रह गई है, अपनी ठहरी हुई किस्मत के साथ। एक सांवले शरीर की कैद में मन का सारा उजलापन भी धीरे धीरे धूसर पड़ता जा रहा है। गुजरते हुए समय के साथ मन का सोना देह की माटी में दबा पड़ा अपनी चमक, अपने रंग खोता जा रहा है। मगर इस माटी की दुनिया को माटी का ही मोह है। स्नेह, संवेदना जैसी चीज़ों का कोई मोल नहीं। कोई उसे अपनाने मांझने को तैयार नहीं होता। मगर अपनी मैली त्वचा के नीचे वो भी उतनी ही इंसान है जितनी गोरी रंगत वाली लड़कियाँ। उसके सपने, उसकी अच्छाएं, उसका मन सिर्फ काली होने से दूसरों से अलग नहीं हो जाता। कोई उसे छूकर क्यों नहीं देखता? उसके परस में उतनी ही कोमलता है जितनी किसी खूबसूरत लड़की के स्पर्श में होती है। उसकी सांसों में भी वही हरारत है, वही चाहना जो एक सुंदर शरीर के मालिक के पास होती है। कोई उसकी आंखों में झांके तो, सुने तो उसकी मूक चावनी की भाषा। वो प्यार देना चाहती है, स्वयं को उजाड़ कर, ढेर ढेर सारा। कोई बस ले ले उसे। सब रह गया है उसके भीतर पहाड़ बनकर। स्नेह, करुणा, कामनाएं इस मैले कुचैले सुंदर शरीर के भीतर वो दबकर रह गई हैं। मकबरा बन गया है ये सांवला रूप उसकी आत्मा का, जिसका कोई रंग नहीं होता। होती हैं तो बस अरूप संवेदनाएं, जिसका कोई दाम नहीं कहीं पर भी। वो अकेले में पड़ी पड़ी सोचती है, जिंदगी अब बाजार में पड़ी हुई एक वस्तु मात्र है। उसी के हाथों रहन चढ़कर रह गया है। इंसान को कैसा होना चाहिए ये यही बाजार तय करता है। दुनिया कैसी है ये बात नहीं, दुनिया कैसी होनी चाहिए ये बात अहम हो गई है। और ये बात भी बताती है लोगों को, कोई और नहीं, यही बाजार बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने तरह तरह के उत्पादों के विज्ञापन के ज़रिए ये कंपनियां तय करती हैं इंसान को कैसा दिखना चाहिए, कैसा उठना बैठना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हर बात, हर काम के लिए इनका मशवरा लेकर चलना ज़रूरी है, वरना आज के दौर में पिछड़ जाने का डर है। और यहाँ कोई भी नहीं चाहता, सबको अप टू डेट और ट्रेंडी बने रहना है। ये सहृदय
अच्छी पन्य साधन कंपनियां बताती हैं आज की औरत को गोरी, खूबसूरत, ज़ीरो फिगर की होना चाहिए, जिसके बाल रेशमी, मुलायम और रंगीन हो, पलकें मस्कारा लगाकर घनी, लंबी हों, होंठ इस रंग के हों और गाल उस रंग के हों, वो डिज़ाइनर अंतर वस्त्र पहने और सुबह अमुक कंपनी के कॉर्नफ्लेक्स स्किम्ड मिल्क के साथ ले। तभी उसकी शादी होगी, तभी उसे कॉरपोरेट कंपनियों में ग्लैमरस नौकरी मिलेगी, उसके बच्चे गोल मटोल और हाई आईक्यू वाले पैदा होंगे तथा पति मिलेगा गुड लुकिंग, हैंडसम और बेहद प्यार करने वाला, जो उसे अक्षय तृतीया तथा धनतेरस के अवसर पर हीरो का हार दिलवाएगा तथा मॉरिशस में हॉलिडे करवाते हुए प्रेम के लिए चॉकलेट फ्लेवर वाले कॉन्डम का इस्तेमाल करेगा। इसे वो एक्स फैक्टर का नाम देते हैं। ये एक्स फैक्टर का होना सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। वो उदास हो जाती है, सोचती है वो तो सब कुछ इस्तेमाल करती है, गोरेपन की क्रीम, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, सब कुछ, फिर भी वो अब तक वही की वही क्यों बनी हुई है, सांवली, सपाट, सुंदर। विज्ञापन तो चिल्ला चिल्ला कर यही बताता है कि किसी के पास अपना कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बाजार में उपलब्ध है, बस आओ और उठा कर ले जाओ। चेहरा, फिगर, प्रेम और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति। उसने तो उनकी सारी बातें माननी पड़ी, उन पर अमल भी किया। इन सब के बावजूद सब मृग मारीचिका ही निकला, सोने का हिरन। आकाश में मौसम का एक टुकड़ा नया चांद उगता है, तुलसी पर हर सिंगार के उजले फूल अलस झड़ते हैं। वो देखती है और देर तक देखती रहती है। अंदर धीरे से एक पूरे आकाश का सूनापन घेराता है। कभी गिरती हुई सांझ में घर लौटते पक्षियों के काले मनकों की सी कतारें यहाँ वहाँ से टूटती हुई सावली हवा में स्पष्ट बिला जाती हैं। दूर कहीं अकेली पड़ गई किसी टिटहरी की अनवरत पुकार उसे अनाम दुख से भर देती है। कभी कभी माँ पास आ खड़ी होती हैं, अपनी पीठ पर रखा उनका हाथ वो महसूस करती है। उससे निःसृत होती संवेदना भी, मगर कुछ कह नहीं पाती, इच्छा नहीं होती। एक मौन संवाद बहुत कुछ कहता सुनता देर तक दोनों के बीच बना रहता है। अंत में रह जाती है दो जोड़ी गीली आंखें और कुछ उच्छ्वास, लंबी और गहरी। यही माँ बेटी के सांझ का है। बाकी वही अजनबीपन और पथराया हुआ छोर मौन। छत से उतरते हुए माँ अपना मुखौटा तलाशने लगती हैं। उन्हें अभी जिंदगी निभानी है। उनका साथ देती हुई वो भी अपनी उदासी तय करके रख लेती है। अभी इनके लिए अवकाश नहीं, फिर कभी फुर्सत से किसी महफूज से क्षण में इन्हें ओढ़ बिछा लेगी। इन दिनों माँ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी हैं। रोज़ कोई ना कोई नया टोटका, किसी मंदिर या भभूति, मंत्रपुत ताबीज़ आदि लाकर उसे थमाती रहती है। उस दिन फेयर एंड लवली का बड़ा ट्यूब खरीद लाई थी, साथ में पैडेड ब्रा और शरीर के अनचाहे बाल उठाने का महंगा क्रीम। एक दिन स्वयं ही फैशन टीवी का चैनल लगाकर उससे कहने लगी, कैसी सीधी सादी रह गई रे तू लवण्य। दूसरी लड़कियों को देख, उनका उठना बैठना, चाल चलन, नए ज़माने का कुछ सीखेगी नहीं तो दूसरों की नज़र में पड़ेगी कैसे। कहते हुए स्वयं उसे मॉडलों की तरह चलने का तरीका सिखाने लग पड़ी थी। ऐसा करते हुए कितना दयनीय, कितनी भद्दी लगने लगी थी वो। उसने संकोच से अपनी आंखें मूंद ली थीं। पहले यही माँ बाबूजी उन्हें टीवी पर ऐसा वैसा कार्यक्रम तक देखने से रोक देते थे। बचपन में एक बार हम तुम एक कमरे में बंद हो गाने के लिए बड़े भैया को पिताजी से मार पड़ी थी। माँ उन्हें अक्सर अजीब नज़रों से घूरने लगती हैं। दूसरों की नज़र से देखते हुए उन्हें भी अपनी बेटी में ही खोट नज़र आती है। सावली ठिगनी है उनकी बेटी, हिंदी माध्यम से पास, क्लास में बीए पास, अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती। वो उसकी सूखी देह देखती हैं और फिर मनमसोस कर रह जाती हैं। न जाने किस अकाल की पैदाइश है। जी चाहता है हाथ में कैंची लेकर उसे खुद ही काट छाट कर बराबर कर दें, कहीं से ज़्यादा तो कहीं से कम कर दें। पड़ोस की सकालो देवी का भतीजा हाल ही में अमेरिका से कॉस्मेटिक सर्जन बनकर लौटा है। वो दूसरे ही दिन अपनी सारी लाज शर्म ताक पर धरकर उसके पास चली गई थी और प्लास्टिक सर्जरी के बाबत सारी जानकारी लेकर आई थी। मगर बाद में खर्चे की बात सुनकर उनका सारा उत्साह एकदम से ठंडा पड़ गया। 2 अडट सुडैल स्तनों का मूल्य 1.5 लाख रुपए। उन्होंने आखिर लावण्य की खुराक में 1 कप दूध अतिरिक्त जोड़ दिया था। हो सकता है शरीर के भरने के साथ उसका वक्ष भी भर आए। उनकी बातों से त्रस्त होकर लावण्य घंटों अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके पड़ी रहती है। अवसाद की धूसर मटमैली अनुभूतियों में उसका अंतस बोझिल हो जाता है। एक बार उसने किसी लड़के की माँ से कहा था, आप मुझे स्वीकार लो माँ जी, मैं अपने हाथ पांव तराश लूँगी। उनके ठिगने बेटे से वो लंबी निकली थी। तरह तरह के अपमान, तिरस्कार उसे मनता रहता है।
किसने उसके साधारण रूप रंग का मजाक नहीं उड़ाया, उसकी अपेक्षा नहीं की। सोचते हुए उसे आलोक की याद आती है। अनायास ही अंदर जैसे कोई कच्ची सी दीवार गिरती है। वो सुलगते हुए तीखे कांटों से आपाद मस्तक बिनकर रह जाती है। आलोक थोड़े दिनों के लिए उसके ऑफिस में काम करने के लिए आया था। उसका विभाग अलग था, मगर आते जाते रास्ते में उनका आमना सामना हो जाता था। पहली बार अपने जन्मदिन का केक देने वो उसके कैबिन में आया था। वो देखने में जितना आकर्षक था, स्वभाव से भी उतना ही भला था। पहली बार उससे बात करके बहुत अच्छा लगा था। उस दिन शाम को घर जाते हुए उसने उसे बस स्टैंड तक अपनी स्कूटर में लिफ्ट दी थी। इसके बाद वो अक्सर उसे घर जाते हुए रास्ते में मिल जाता था। एक बार उसके आग्रह पर वो उसके साथ रेस्टोरेंट भी चली गई थी। उसी दिन दोनों ने साथ लंच किया था। धीरे धीरे दोनों का औपचारिक परिचय घनिष्ठता में बदल गए थे। उसने शायद पहली बार किसी पुरुष की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और कामना के भाव देखे थे। आज तक किसी ने उसे इस तरह महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराया था। वो उससे मिलने के लिए आग्रह करता था, उसकी प्रतीक्षा में देर तक खड़ा रहता था, उसकी छोटी छोटी बातें, कामों की तारीफ करता था। लावण्य के उसर बंजर जीवन में जैसे यकायक फूल खिल उठे थे। वो आलोक के प्रेम में सारा दुनिया जहान भुला बैठी थी। आलोक ने उसे बताया था उस पर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। 2 बहनों की शादी भी उसे ही करानी है। इस समय यदि उसने अपने घर वालों से उसकी बात की तो वो परेशान होंगे, इसलिए बहनों की शादी के बाद ही वो घर में उसकी बात कर सकेगा। उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी। इसके बाद आलोक उसे अपने फ्लैट में ले जाने लगा था। 1 रूम का छोटा सा फ्लैट था उसका, किराए पर लिया हुआ। वहाँ कभी वो सारा सारा दिन पड़े रहते थे। आलोक की बाहों में सिमटकर वो सब कुछ भूल जाया करती थी। एक मरु की तरह वो न जाने कितने जन्मों से तृषित थी, किसी के प्यार के लिए, छुअन के लिए, आकुल अधीर। आलोक के प्यार का परस पाकर वो किसी तटबंध टूटी नदी की तरह ही उद्दाम आवेग से बह आई थी, सारा कूल किनारा तोड़ते हुए, सीमाएं लांघते हुए। उम्र की पहली उठान से जो कामनाएं अंदर ही अंदर बेहवास परवान चढ़ती रही थीं, वो यकायक गहरे गहरे तक तुष्ट हो आई थीं। किसी जल भरे मेघ सा आलोक उस पर बरसा था। प्यास से दर की जमीन की तरह वो उसे बूंद बूंद पीती रही थी। रेत पड़ गई देह से अखुआती सब्ज होती रही थी। पहली बार उसने जाना था प्यार किसे कहते हैं, चाहना क्या होती है। अपनी ही देह में इतना सुख छुपा होता है, ये भी उसे मालूम नहीं था। वो भी एक स्त्री है, कमनीय और इच्छित है। उसका एहसास जीवन में पहली बार आलोक ने ही दिलाया था उसे। उन दिनों नेह के मृदुल छुअन से उसका अंग अंग भर आया था। अंदर की खुशी लावण्य की धार बनकर चेहरे पर रिस आई थी। लोग बाग उसे मुड़कर देखने लगे थे और भाभी ने भी नोटिस दे दिया था। माँ भी उसमें आए इस आकस्मिक परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह गई थी। कई बार उससे घुमा फिरा कर जानने की कोशिश की थी, मगर वो चुप रही। उनसे इस विषय में कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। गर्मियों की छुट्टियों में जब कचहरी बंद हुई, आलोक अपने घर चला गया था महीने भर के लिए। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई थी। वो चिट्ठियाँ लिखकर हार गई थी, फ़ोन भी किया था, मगर आलोक किसी भी तरह का जवाब उसे नहीं दे रहा था। छुट्टियाँ खत्म हुई तो उसने पाया कि आलोक दफ्तर में भी नहीं आया। पूछताछ करने पर उसे बताया गया था कि आलोक की शादी हो गई है और वो नई नौकरी लेकर किसी और शहर में चला गया है। सुनकर वो चुपचाप अपनी मेज़ पर आकर बैठ गई थी। उससे ठीक तरह से टाइप भी नहीं किया गया था। 1000 गलतियाँ होती रही थीं और इसके लिए अच्छी खासी डांट भी पड़ी थी उसे। तो इसलिए आलोक उसके पत्रों का जवाब नहीं दे रहा था। कचहरी के गंदे पान के पीक से भरे हुए टॉयलेट में खड़ी हुई लंच ब्रेक के दौरान रोती रही थी। बाहर से लगातार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था और आखिरकार जब उसने हार कर दरवाज़ा खोला था, बाहर एक अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी। नीला अंदर आकर उसका चेहरा धुलाकर उसे सहारा देकर बाहर ले आई थी। रिक्शे में बैठते हुए उसने देखा था, लगभग पूरी अदालत ही बड़ी बाहर खड़ी होकर उसे देख रही थी। रास्ते में उसे अपना रुमाल देते हुए नीला ने कहा था, तुझे तो मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की थी लावण्य, मगर तू तो उसके प्यार में ऐसी पागल हुई थी कि खैर जाने दे। पता है अरुण क्या कह रहा था? आलोक उसे कहा करता था, ऐसी उपेक्षित और कुरूप लड़कियों को जाल में फंसाना बहुत आसान होता है। वो हीन ग्रंथि की शिकार होती हैं और फिर बत्ती गुल होने के बाद अंधेरे में हर लड़की सुंदर हो जाती है। अरुण उसकी शादी में भी शामिल हुआ था। कह रहा था उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, दूध सी गोरी। इसके बाद कई महीनों तक उसका ऑफिस जाना दूभर हो गया था।
उसे लगता था 1000 जोड़ी आंखें उसे इस हिकारत, उपहास और कौतूहल से हर समय घूर रही हैं। उसे उसके कपड़ों के पार देख रही हैं। विवस्त्र हो जाने की सी मनस्थिति में हो आती थी वो। उस भयानक और अकल्पनीय पीड़ा को वो सह नहीं पा रही थी। कई बार जी चाहा था अपनी जान दे दे, मगर हिम्मत नहीं हुई। वो जीना चाहती थी इस सब के बाद भी। प्रेम के नाम पर छल, प्रवंचना, तिरस्कार, उसकी भावनाओं का निरंतर उपहास, ये बलात्कार ही था, देह के साथ मन का भी। मगर इसकी कोई सज़ा नहीं हो सकती। वो किससे शिकायत करती और क्या? सोचते हुए न जाने कितनी अनझिप रातें उसने पलकों पर काट दी हैं। जिस शरीर में कभी आलोक ने सुख के इतने गहरे उत्स ढूंढे थे, इच्छाओं के जीवित पराग बोए थे, उसमें आज घुन लग गया है। सड़ रहा है हर क्षण दीमक लगे दरख्त की तरह। कभी उसे स्वयं से घिन आती है, कभी ग्लानि के बहाव से मन आप्लावित हो आता है। दुर्बलता के विरल क्षणों में कस्तूरी मृग की भांति अपनी ही देह में आलोक का स्पर्श ढूंढती फिरती है। यातना और आत्मदंश का एक लंबा भयावह दौर। आईना के सामने कभी खड़ी होती तो प्रतीत होता किसी शवगृह में खड़ी होकर अपनी ही मृत्युदेह की शिनाख्त कर रही है। बहुत डर जाती थी वो। अपने में सिमटकर सिकुड़कर दिनों तक पड़ी रहती थी। इसके बाद कई रिश्ते आए थे उसके लिए, मगर कहीं कोई बात नहीं बन पाई थी। बार बार सच धज कर वो नुमाइश पर बैठती और बार बार नापसंद कर दी जाती। ठुकरा दिए जाने की जिल्लत में रात दिन जीते हुए वो एक पथराए हुए मौन से दिन पर दिन गिरती जा रही थी। यही उसका अपने बचाव के लिए ढाल और कवच था। लोगों से वो पुरानी टिप्पणियां सुनने को मिलती, लड़की बहुत काली है, स्वास्थ्य भी गिरा हुआ है, नाक नक्श भी खास नहीं। वो रंग रोगन ले लिपी पुती आंखें झुकाए बैठी रहती और लोग खाते पीते हुए उसे देखते परखते रहते। कोई उसे उठकर खड़ी हो जाने को कहता तो कोई चलकर दिखाने को। दूसरे कमरे में ले जाकर घर की बड़ी बूढ़ियाँ उसके कपड़े हटाकर देह का मुआयना करती, अशोभनीय प्रश्न करती। इन सबको झेलते हुए वो किसी तरह अपने आंसू जब्त किए रहती। जाते हुए सभी यही कहते कि हम जाकर आप लोगों को सूचित करेंगे। ये सुनकर सभी समझ जाते कि इस बार भी लावण्य को नापसंद कर दिया गया है। माँ चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती, भैया घर से बाहर निकल जाते और भाभी बड़बड़ाती हुई अपनी साड़ी गहने समेटने लगती। लावण्य अपने कमरे या एकमात्र आश्रय छत के कोने पर जाकर खड़ी रहती। आदत हो जाने के बावजूद न जाने क्यों हर बार वो रोती है और देर तक उदास रहती है। उसे लगता है वो किसी अदालत के कटघरे में खड़ी है और लोग उससे उस गुनाह का जवाब मांग रहे हैं जो उसने कभी किया ही नहीं। कभी उससे उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती, पसंद या नापसंद नहीं। मोटे ठिगने काले कदर्य पुरुष उसके रूप गुण पर निसंकोच टिप्पणी करते, उसका उपहास उड़ाते और वो गूंगी बहरी बनी बैठी रहती। न जाने क्या क्या सोचती हुई वो देर तक बाथरूम के फर्श पर बैठी हुई थी। भाभी ने एक बार फिर बाहर से दरवाज़ा पीटा तो उसे होश आया। जल्दी जल्दी देह पर साबुन रगड़ते हुए ख्याल आया था कि काश साबुन के इन झागों के साथ अपने रंग की मैल भी वो उतार फेंकती, चेहरे पर थोड़ा लावण्य और चाकचिक्य ला पाती। दीवार पर टंगी आईने के धुंधलाए हुए शीशे में वो अपनी आकृति देख रही थी। यहाँ वहाँ से झांकती हड्डियाँ, निर्जीव रूखी त्वचा, हाड़ मांस एक हुआ शरीर, अपनी अपुष्ट अविकसित वक्षों को दोनों हथौलियों में भरकर वो सोच रही थी, काश उसके पास 1.5 लाख रुपए होते तो वो अंदर सिलिकॉन डलवाकर 2 सुडोल रोज बनवा लेती, बोटॉक्स के इंजेक्शन से अपने माथे की झुर्रियाँ संवार लेती, त्वचा की सलवटें खींचकर 16 साल की लड़की की तरह उन्हें सतर दुरुस्त कर लेती, नितंबों के मांसपेशियों में हवा भरवाकर उन्हें गुब्बारों की मुनीत फुला लेती। आजकल तो रूप रंग बाजार के शोकेस में पड़ी हुई चीज़ है, जिसके पास पैसे हों खरीद ले। अपनी उच्छृंखल होती सोच पर वो सयास अंकुश लगाती है और फिर जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकल आती है। भाभी लगातार उससे जल्दी तैयार होने के लिए ताकीद किए जा रही हैं। लड़के वालों के आने का समय लगभग हो चुका है। भाभी के सवालों का कोई जवाब दिए बिना वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। भाभी अभी तक पूरा घर सर पे किए हुए थी। माँ भी हर 2 मिनट में आदतन आकर उसका दरवाज़ा खटखटा जाती थी। थोड़ी देर बाद भैया ने आकर सूचना दी, लड़के वाले आ चुके हैं। भाभी रसोई में नाश्ते का बंदोबस्त करने दौड़ गई थी। भैया बैठक का मोर्चा संभाले हुए थे। माँ अधैर्य होकर फिर उसका दरवाज़ा पीटने लगी थी। एक छोटे से अंतराल के बाद अचानक लावण्य दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी और उस पर नज़र पड़ते ही
आंगन में खड़ी माँ के मुंह से अनायास चीख निकल गई थी। शरबत की ट्रे हाथ में लिए भाभी भी रसोई की दहलीज पर स्तब्ध खड़ी रह गई थी। बैठक से निकलकर भैया ने लावण्य पर नजर पड़ते ही अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। पूरी देह में गोरेपन का कोई क्रीम चूने की तरह पोत कर लावण्य लाल चमकीली साड़ी में किसी मॉडल किसी अद्भुत भंगिमा में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर लाल लिपस्टिक लिसरा हुआ था, आंखों में काजल। तरह तरह के रंगों से अपने पूरे शरीर को सजाकर उसने स्वयं को कार्निवल ही बना लिया था। ब्लाउज में भी चिथड़े ठूसकर उसने अपने सीने पर 2 छोटे मोटे भद्दे बेढप पहाड़ उगा लिए थे। देखने में वो भयावह लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब तरह का उन्माद भरा हुआ था। हंसी की भंगिमा में रोती हुई सी वो सबसे पूछ रही थी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? देखो, अब मैं गोरी भी हो गई हूँ, स्मार्ट भी, अंग्रेज़ी भी बोल लेती हूँ। ABCD, आई एम फाइन, थैंक यू, गुड नाइट। इस बार तो मैं ज़रूर पसंद कर ली जाऊँगी माँ। बरामदे में अचेत पड़ी अपनी माँ को हिलाती हुई लावण्य लगातार बोली जा रही थी। साथ में रो भी रही थी, हंस भी रही थी, मगर ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर या आवाज़ में कोई उम्मीद नहीं थी। शायद ये गहरी निराशा या अवसाद से आगे की कोई चीज़ थी जहाँ आज वो पहुँचा दी गई थी। भैया जल्दी जल्दी अपने मोबाइल पर डॉक्टर का फ़ोन का नंबर मिला रहे थे। भाभी अचीत पड़ी माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। उधर ड्राइंग रूम में मिठाई खाते हुए लड़की वाले लड़की का इंतज़ार करते अधीर हुए जा रहे थे। उन्हें आज यहाँ से निपटकर एक दूसरी जगह भी लड़की देखने जाना था। उन्हें बताया गया है वहाँ शानदार लंच का बंदोबस्त किया गया है। तो ये थी जयश्री रॉय जी की कहानी काली कलूटी। सुनने के लिए धन्यवाद।